फिल्म की शुरुआत में हम कोरिया के सैनिकों को देखते हैं और क्योंकि दुश्मन सेना ने उन्हें हरा दिया था, इसलिए सेनापति अपने राज्य का सारा सोना पानी के एक जहाज में डालकर उस जहाज को किसी अनजान जगह पर छुपा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके राज्य का खजाना दुश्मनों के हाथ न लगे। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ चोरों को समुद्र के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया था। या उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इसलिए उन चोरों का लीडर मोची अपनी मौत का इंतजार करने लगता है और इतने में ही वहाँ समुद्री लुटेरों की एक जहाज आती है जिसकी कैप्टन एरंग नाम की लड़की होती है। वो उन सभी पर तरस खाकर उन्हें अपने साथी जहाज में ले लेती है और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं जहाँ एक आदमी उन समुद्री लुटेरों में से एक से पूछता है कि आखिर तुम लोग पायलट्स हो या मछुआरे, क्योंकि 3 महीने में मैं ये सी फूड खाकर थक गया हूँ। इस पर वो पायलट जवाब देता है कि हम सिर्फ जापानी जहाज़ों पर ही हमला करते हैं। इसके जवाब में वो आदमी कहता है कि यही तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि समुद्री लुटेरों का काम हर एक जहाज़ को लूटना है, इसलिए तुम्हें व्यापारी जहाज़ को लूटना चाहिए। और ऐसा कहकर वो मछली खा रहा था और उस मछली को डेक पर फेंक देता है। ये देखकर एरंग गुस्से में पूछती है कि आखिर खाने को किसने डेक पर फेंका। इस बात पर लुटेरों और चोरों के बीच बहस हो जाती है, जिसमें चोरों का सरदार बूमोची अपने साथियों को उसकी बात ना मानने को कहता है, ना कि एरंग की। अब उन लोगों में बहस चल ही रही होती है कि तभी उन्हें एक जापानी जहाज नजर आता है, इसलिए वह लोग उसे लूटने के लिए उस जहाज के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर बूमोची कहता है कि मैं अकेले उस जहाज को लूट कर आऊँगा, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन तलवारबाज हूँ। ये सुनकर एरंग को हंसी आती है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देती है। तब उन जापानी लोगों से लड़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो सच में बहुत अच्छा तलवारबाज है। फिर थोड़ी देर बाद एरंग और उसके साथी भी जापानी लोगों से लड़कर उन्हें हरा देते हैं, जबकि उनका एक साथी उस जापानी जहाज की तलाशी लेकर बताता है कि यहाँ कोई कीमती चीज़ नहीं है और न ही इनके पास खाने के लिए खाना बचा है। इस पर एरंग सवाल करती है कि तुम लोग बिना खाना पानी के समुद्र में क्या कर रहे हो। इस पर एक छोटा लड़का बताता है कि हम एक खजाने की तलाश में निकले हैं जो इसी समुद्र में कहीं है, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण हमारा सारा खाना पानी खत्म हो गया है। वही एरंग का एक आदमी उसे जापानी भाषा को ट्रांसलेट करके उस लड़के की सारी बात समझा रहा होता है, जिसके बाद वो लोग खजाने के उस नक्शे को लेकर वापस अपने जहाज पर आ जाते हैं, जहां एरंग ये तय करती है कि वो लोग उस खजाने को ढूंढेंगे। अब अगले सीन में वो लोग उस नक्शे की मदद से टापू पर पहुंचते हैं, जहां उनको एक बेल नजर आता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है मैं मछली खाकर बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं इस बेल को खाऊंगा। वो ऐसा कहकर वो उसे मारने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसके साथी भी जाते हैं, लेकिन वहाँ एक नहीं बहुत सारे बेल थे जो तेजी से भागते हुए आ रहे थे। बेलों के बीच में बूमोची फंस जाता है, जिससे बाकी लोगों को लगता है कि वो मारा गया है, पर वो सही सलामत एक पहाड़ की चोटी से लटका हुआ था, जहाँ उसे हाथी का एक दांत नजर आता है। इसलिए उस दांत को लेकर वो ऊपर आता है, जहाँ पर एरंग उस दांत को देखकर कहती है कि उसके नक्शे में भी हाथी दांत जैसी कोई चीज़ बनी थी, वो इसी दांत की थी। दरअसल उस दांत के ऊपर आगे का नक्शा बना हुआ था, जिसकी मदद से वो लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन बूमोची जो उन चोरों का सरदार था, वो एरंग से बहस कर लेता है, क्योंकि जब से एरंग ने उन्हें बचाया तब से उसके साथी सभी एरंग को अपना लीडर मानने लगे और बूमोची की बात कोई नहीं सुनता था। इस पर एरंग कहती है कि यहाँ से मैं ही कैप्टन हूँ और जिसे भी मेरे साथ खजाने की तलाश में चलना है वो अब सिर्फ पायलट कहलाएगा। जो बूमोची कहता है कि मैं कोई पायलट नहीं बनना चाहता। वहीं पर उसके साथी एरंग के साथ उसके जहाज में चले जाते हैं, जबकि उस टापू पर बूमोची अकेला ही बचा था। दूसरी तरफ हम यांगसू नाम के जनरल को देखते हैं, जो अपने राजा को उस खजाने के बारे में बता रहा था। वो दावा करता है कि मुझे उस खजाने तक जाने का रास्ता पता है। अगले सीन शिफ्ट होकर हमें एरंग को वापस दिखाया जाता है, जो थोड़ी दूर पर अपने जहाज को रोककर बूमोची के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आता। फिर आते समय एक साथी उसे बताता है कि वो हाथी दांत चोरी हो गया है। इससे एरंग ये समझ जाती है कि ये काम बूमोची ने ही किया है, इसलिए वो तलवार लेकर वापस उस टापू पर आती है, जहाँ एक लकड़ी के घर में बूमोची उसे मिलता है। एरंग उससे कहते हैं कि वो मुझे अभी के अभी वो हाथी दांत वापस कर दे। इस पर बूमोची कहता है कि वो दांत मेरे पास नहीं है, बल्कि माइकी के पास है। दरअसल मोची कुछ समय के बाद उसकी जहाज पर आ गया था, लेकिन आते समय वो और माइकी उस हाथी दांत को लेकर एक छोटी नाव की मदद से इस टापू पर आ गए थे, जहां बूमोची के सो जाने पर माइकी उस दांत को लेकर रात में शहर की ओर चला गया, ताकि वो शाही परिवार को हाथी दांत बेच सके।
फिर अब माइकी को राजा के पास देखते हैं, लेकिन ये ऐसा समय था जब कोरिया पर से राज परिवार का शासन खत्म हो चुका था, पर राजा के वंशजों के पास अब भी बहुत सारा पैसा था, लेकिन उनके पास कोई सेना नहीं थी और न ही उनकी सुरक्षा में कोई सैनिक लगे हुए थे। यह माइकी उसे उस खजाने के नक्शे के बारे में बताता, लेकिन राजा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई खजाना भी है और उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर इतने में वहाँ बू मोची और उसके साथी भी आ जाते हैं, जो उस हाथीदांत के साथ माइकी और राजा की बेटी जॉर्ज को भी अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। लेकिन जहाज पर आते ही बू मोची उस हाथीदांत को लेकर उसे समुद्र के पानी में फेंकने की धमकी देता है, पर वो आखिरी में उसे एरंग को सौंप देता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मोची एरंग को पसंद करने लगा है, लेकिन अपने आप को लीडर दिखाने के चक्कर में वो एरंग की बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटता। वहीं दूसरी तरफ यांगसू राजा से पूछता है कि आखिर तुम्हें उस खजाने का रास्ता कैसे पता है, जिस पर वो बताता है कि जिस सेनापति ने उस खजाने को छुपाया था, मैंने उसकी पत्नी को टॉर्चर करके उसके खजाने का पता लगा लिया था, इसलिए वो लोग उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और उसका साथी उस हाथीदांत पर एक कपड़ा लपेटकर उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो भाषा समझ नहीं आती, इसलिए बू मोची उसमें लिखी बात बताता है कि उस खजाने तक जाने का रास्ता एक ऐसी नदी से है जो समुद्र के नीचे बहती है। वो नदी उस जगह पर मिलेगी जहाँ पत्थर के नीचे से समुद्र बहता हो। तब एरंग को याद आता है कि उसने ऐसी जगह देख रखी है, इसलिए वो सभी उस विशाल पत्थर के पास पहुँचते हैं जिसके नीचे काफ़ी सारे भंवर मौजूद थे। अब वहाँ पर पहुंचकर वो लोग अपने साथ एक अजीब से विसल में हवा भर के समुद्र में कूद जाते हैं, जिन्हें समुद्र में बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती है जो एक स्ट्रीम के साथ बहते हुए आगे चली जा रही थी। जो स्ट्रीम ऐसी थी मानो समुद्र के नीचे से कोई नदी बह रही हो, इसलिए वो उसमें चले जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से बहते हुए गुफा में निकल जाते हैं, पर वहाँ उन्हें काफ़ी ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता, इससे सभी लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी बू मोची के बाल हवा से उड़ने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि गुफा की दूसरी तरफ ही खजाना छुपाया गया है। वो एरंग से ये बात बताने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि यदि तुम इनके लीडर हो तो इन लोगों को खजाने तक जाने का रास्ता बताओ। ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर एरंग का एक साथी उससे लड़ पड़ता है, जिस पर बू मोची उसे उठाकर उस तरफ फेंकता है जहाँ से हवा आई थी और अब उस आदमी के वहाँ गिरने से गुफा का रास्ता खुल जाता है। दीवार के उस पार उन लोगों को बहुत सारी चांदी मिलती है, जो देख एरंग और मोची के अलावा बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। तब मोची सवाल करता है कि खजाने में सिर्फ चांदी ही क्यों है, जबकि शाही खजाने में सोना भी होना चाहिए, जिसका साफ मतलब है कि असली खजाना कहीं और पर छिपाया गया है। वही आसपास नज़र घुमाने पर बू मोची को एक झंडा नजर आता है जिसमें ड्रैगन बना हुआ था। अब उसे ध्यान से देखने पर उन्हें ड्रैगन के मुंह में एक नक्शा नजर आता है, लेकिन उसी समय वहां पर यांगसू और उसके साथी बारूद से विस्फोट करने लगते हैं। इसके बाद कुछ सैनिक लोगों पर तीर चलाते हैं, इसके जवाब में एरंग और बू मोची उन लोगों से लड़ने लगते हैं। तभी यांगसू भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है, जो बू मोची को देखते ही पहचान जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मोची और यांगसू तांबा राज्य की आर्मी में ऑफिसर थे, लेकिन युद्ध के दौरान यांगसू अपने घायल सैनिकों की जान ले लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके साथ रहने वाले सैनिक या तो युद्ध करेंगे या फिर जिंदा नहीं रहेंगे। अब क्योंकि घायल सैनिक युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्हें मार दिया करता था, जिस वजह से बू मोची और उसके बीच दुश्मनी हो गई थी, जो अब भी कायम है। अब प्रेजेंट टाइम में वो दोनों लड़ रहे होते, जबकि येरंग और उसके साथी उस गुफा से निकल चुके थे। यहाँ बू मोची यांगसू से हारने लगता है, इसलिए वो चांदी के बक्सों को पानी में फेंककर उससे बंधी रस्सी के सहारे समुद्र में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे यांगसू भी आता है, लेकिन सांस ना ले पाने के कारण वो वापस से सतह पर आ जाता है। इधर बू मोची का हाथ उस रस्सी में फंस जाता है। फंसे होने के कारण वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है, लेकिन सही समय पर येरंग आकर उसकी रस्सियों को खोल देती है। इसके बाद वो लोग समुद्र के सतह पर आने, लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले येरंग बेहोश होने लगती है। ये देखकर बू मोची अब उस बेसल से अपनी मुंह में हवा भरकर एरंग को सांस देता है ताकि उसकी जान बच जाए, और तभी एक व्हेल मछली उन दोनों को अपने मुंह में भरकर अपनी पीठ में बने छेद की मदद से उन्हें बाहर फेंक देती है, जिससे वो दोनों भी अपनी जहाज पर आ जाते हैं और वो सारा चांदी व्हेल मछली खा जाती है। उधर यांगसू को ड्रैगन के चेहरे वाला झंडा मिलने पर वो समझ जाता है कि असली खजाने को कहीं छिपाया गया है। इसके बाद हम फिर से जहाज को देखते हैं, जहां वो लोग उसको लाने के लिए गुफा में जाने की योजना बनाते हैं, जिस पर अंदाजे में जॉर्ज कहती है कि माइकी के पास ज़रूर वो झंडा होगा। इस पर अब वो सभी लोग उसे बांध देते हैं, जहां माइकी बताता है कि मेरे पास वो झंडा नहीं है।
क्योंकि मुझे उस झंडे पर बने नक्शे वाली जगह का पता है, लेकिन उस जगह पर हर समय बिजली चमकती रहती है। दरअसल माइक बचपन से ही पायरेट्स के साथ पला बड़ा था और उसने बचपन में ही उस टापू को देख रखा था, जिस कारण उसे वहां तक जाने का रास्ता पता था, यानी कि वो बिना नक्शे के भी वहां तक जा सकते थे। लेकिन माइकी उन सबके सामने एक शर्त रखता है कि यदि उसे इस जहाज का कैप्टन बनाया जाए तो वो उन सबको उस टापू तक ले जाएगा। एरंग माइकी को कैप्टन बनाकर खुद सबके लिए खाना बनाने जाती है, पर उसका बनाया हुआ खाना बहुत बेकार होता है, जिसे बाकी लोग तो थूक देते हैं, लेकिन बू मोची उसे खाने की बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो एरंग से लव करने लगा था। जिसके बाद वो लोग समुद्र में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां हर समय बिजली और तूफान आता ही रहता है, और वहाँ उनके जहाज में काफ़ी सारी बिजली गिरने लगती है, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ यांगसू और उसके लोग अपने जहाज में बहुत सारी पतंग बांध कर जाते हैं, इसलिए आसमान से गिरने वाली बिजली उन उड़ती हुई पतंगों के जरिए नीचे खींच ली जाती है और उनका जहाज सुरक्षित रहता है। भाई इस तरफ येरंग और उनके साथी उस टापू पर पहुंच जाते हैं जहां बू मोची माइकी को ताना मारते हुए कहता है कि अब हमें आगे क्या करना है। कैप्टन, जिस पर माइकी को कुछ समझ नहीं आता, पर कैप्टन होने के नाते अपने साथियों को इधर उधर जमीन में गड्ढा खोदने को कहता है। जबकि एरंग और बू मोची को एक ऐसी पहाड़ नजर आती है जिस पर लगातार बिजली गिर रही होती है, जिससे उन्हें यह लगता है कि हो ना हो उसी जगह पर वो खजाना छुपाया गया है। इसलिए बू मोची एरंग से वहीं रुकने को कहकर उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। माइकी के फालतू ऑर्डर्स की वजह से सारे पायलट्स उसके खिलाफ होकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और वो भागते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है, जहां माइकी को एक पेंगुइन दिखाई देता है जिसने अपनी चोंच में सोने की एक ईंट दबाई रखी थी। तभी माइकी का पीछा करते हुए बाकी पायलट्स भी आ जाते हैं, जिन्हें वो बताता है कि मैंने एक अजीब सा पक्षी देखा जिसके मुंह में सोना था, पर अब वो पेंगुइन वहां से जा चुका था, इसलिए पायलट्स को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उसी समय वो पेंगुइन फिर से उनके सामने आता है और अब उसकी चोंच में सोना देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। इस तरह उधर मोची उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि जमीन में बहुत सारे भाले गड़े हुए हैं और उन्हीं भालों पर वो बिजली लगातार गिर रही है। और उसी समय यांगसू भी अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है, जिस कारण मोची उन्हें देखकर छुप जाता है। फिर यांगसू के कहने पर उसके साथी उन भालों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली गिरने के कारण उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी यांगसू को एक भाले में झंडा नजर आता है, क्योंकि वो कोरिया के गोरियों के साम्राज्य का आखिरी ऑफिसर था। इसलिए यांगसू समझ जाता है कि उस भाले के नीचे ही खजाना है, इसलिए वो खुद उस भाले को पकड़ता है, लेकिन उस भाले पर कोई बिजली नहीं गिरती, यानी कि अंदाजा सही था। फिर उसके साथी उस भाले के नीचे से जमीन खोदकर उसमें से एक बक्सा निकालते हैं, जिसमें उन्हें कोई खजाना नहीं बल्कि ड्रैगन का एक मुखौटा मिलता है। इन सब में एक सैनिक की नज़र बू मोची पर पड़ती है और वो उसे देखते ही उस पर तीर चला देता है। इससे बचने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उस ड्रैगन के मुखौटे को छीनकर अपने पास रखते हुए यांगसू को तलवारबाजी की चुनौती देता है। इधर यांगसू के जहाज पर मौजूद उसके साथी के जहाज पर तोप से हमला कर देते हैं, जो देख एरंग अपने कुछ साथियों को लेकर जहाज की ओर जाती है ताकि वो बाकी बचे साथियों की जान बचा सके, जबकि बाकी लोग की मदद के लिए उस पहाड़ की चोटी पर वो चले जाते हैं। इस तरह माइकी ने उस पेंगुइन के पैर में एक रस्सी बांध रखी थी, लेकिन वो पेंगुइन समुद्र की तरफ भागने लगता है, इसलिए माइकी उसकी रस्सी को पकड़े खुद भी समुद्र के अंदर खींचा चला जाता है। जब आगे मोची और यांगसू की लड़ाई के दौरान वो ड्रैगन मुखौटा उस पहाड़ की चोटी से नीचे समुद्र में गिरता है जहां माइकी मौजूद था। अब माइकी उस मुखौटे को उठाकर देखता है, वो जिस जगह पर था उसके ठीक सामने बिल्कुल उसी मुखौटे जैसी दिखने वाली गुफा है, यानी कि वो खजाना इस गुफा के अंदर है। वहीं उस तरफ येरंग और उसके साथी मिलकर यांगसू के सभी लोगों को मार गिराते हैं, जबकि माइकी को उस गुफा में सोने से भरा हुआ जहाज में जिसे लेकर वो एरंग के पास जा पहुंचता है। उधर पहाड़ की चोटी पर यांगसू बू मोची को घायल कर देता है, लेकिन आखिरी समय पर यांगसू को एक तलवार और गिरने वाली बिजली की मदद से बू मोची उसे मार गिराता है। फिर वो सभी वापस से नीचे आ जाते हैं, जहां पर येरंग मोची को देखकर बहुत खुश होती है, जबकि उसके एक साथी को समुद्र के किनारे बेहोश देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक था। भाई ये सब देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में वो सभी उस सोने से भरी हुई जहाज से वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहां सफ़र के दौरान बू मोची और एरंग के बीच एक किस सीन दिखाया जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।